नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो JCRT या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर JCRT टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका PDF, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और JCRT टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स PDF देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1 2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका JCRT टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। कब स्वतंत्र हुआ? पहला प्रश्न है भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947, 16 सितंबर 1948 या 17 अगस्त 1947। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी उसका राइट आंसर है। अब बताइएगा ये कहाँ कहाँ आया? तो देखिए ये प्रश्न आपका आ गया UP टेट में, उसी के साथ आ गया देखिए CG टेट में, उसी के साथ आ गया देखिए MP टेट में। ठीक है, प्रश्न हल्के भी हैं, प्रश्न भारी भी हैं। सभी प्रश्नों को आपको देख करके जाना है, कन्फ्यूजन दूर करके जाना है कि एग्जाम हॉल में किसी तरह कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है हल्के हल्के प्रश्न में भी, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और सटीक आंसर नहीं कर पाते। इसलिए जो भी आप जानते हैं उसका कन्फर्मेशन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत कब गणतांत्रिक देश बना? भारत कब गणतांत्रिक देश बना आपको बताना है। 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 जनवरी 1948 ईस्वी, 26 जनवरी 1951 ईस्वी। भारत कब गणतांत्रिक देश बना? तो देखिए भारत जो गणतांत्रिक देश बना वो आपको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतांत्रिक देश बना। ये प्रश्न आपको सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिए, इसीलिए हम राज्य का नाम नहीं दे रहे हैं। लगभग सभी राज्य रखिए और झारखंड राज्य में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा। भारतीय संविधान की विशेषता है, भारतीय संविधान की विशेषता है क्या है? अनेकता में एकता, भाषीकरण, एकीकरण, कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है आपका अनेकता में एकता। ठीक है, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक ही है कि यहाँ पर अनेकता होते हुए भी एकता पाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको सबसे अधिक UP टेट में पूछा है। ठीक है, उसके बाद बंगाल टेट में पूछा है, उसके बाद उड़ीसा टेट में पूछा है, उसके बाद मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अवश्य देख लीजिएगा ना, क्योंकि आपके एग्जाम में भी यह लगभग आने वाला है। अब बता दें, देखिए आपको यहाँ पर जो अभी बता देते हैं
500 कैंडिडेट के लिए 500 रुपये में जोड़ा जा रहा है, जिसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत काफ़ी वृद्धि हुई है। तो फिर से ऑफर दिया गया है 500 कैंडिडेट के लिए 500 रुपये। अगर इसके बाद भी आप नहीं जुड़ते हैं तो आपके लिए राशि बढ़ा दी जाएगी 700 रुपये। इसलिए आप आज वीडियो देखने के बाद जल्द से जल्द यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा और क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है आपको बताना है, ठीक है। देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो यहाँ पर पहला किसको माना जाता है, चीन को, और दूसरा फिर हम लोग किसको मानते हैं, भारत को। किसको मानते हैं, भारत को। तो दूसरा सबसे बड़ा देश में कौन आ जाएगा आपका, भारत आ जाएगा। कौन आ जाएगा, भारत आ जाएगा। प्रश्न 1001 बार पूछ दिया गया है अब तक के एग्जाम में, आपके भी एग्जाम में हो सके कि आ सकता है, इसलिए आप सभी अवश्य इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, अमेरिका, चीन, भारत या ब्राज़ील, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको 1001 बार अब तक के एग्जाम में पूछ दिया गया है। आप जितना भी सोचिएगा उतना ही कम लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह के प्रश्न छोटे छोटे आ जाते हैं और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए सब प्रश्न को आपको देख के जाना है जितना JCERT में छपा हुआ है, ठीक है। तो आपको सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर हम तैयारी करवा दे रहे हैं और उसी तरह का करवा रहे हैं जिस तरह का शिक्षक पात्रता परीक्षा में आता है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराने के लिए आपको यहाँ से आपको बता देते हैं कि आप कहीं भी कोचिंग कर रहे, कुछ भी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप JCERT का नोट्स और इसका छोटा छोटा वीडियो जो आपको हम दे रहे हैं वो तो ज़रूर देखना मत भूलिएगा भाई, नहीं तो यहाँ से अगर आप JCERT को देख नहीं जाइएगा ना तो आपको देखिएगा 10 नंबर 15 नंबर जो बढ़ना था वो कम हो जाएगा, इसलिए इसको एकदम बना करके ही जाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है आपको। ये भी प्रश्न 1001 बार आएगा। मैं सारे प्रश्न ही इसका समझिए कि इस चैप्टर में जितना है सब के सब इम्पोर्टेंट आपका है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। 32,87,205, 32,87,263, 32,87,163, 32,87,563, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहीं कहीं इसको कैसे लिखता है लोग, तो लिखा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो दोनों पर गौर कीजिएगा, वही चीज़ है, ठीक है। 32.8 यहाँ से हो गया, वर्ग किलोमीटर लिखता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। क्लियर हो गया। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह प्रश्न सभी राज्यों में पूछा गया है, आपके झारखंड राज्य में भी प्रश्न आ गया है, ठीक है। भारत की चौहद्दी है, भारत की चौहद्दी है आपको बताना है, ठीक है। देखिए भारत की चौहद्दी तो बार बार पूछता है आपको, और ये प्रश्न तो मैंने समझे कि 1051 बार पूछा गया है, इसलिए भारत की चौहद्दी को आप याद कर लीजिएगा। और देखिए इसके चौहद्दी को अभी याद करने का एक ट्रिक भी हम बता देंगे, जिससे आप चौहद्दी तो कभी आप भूले भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। उत्तर बंगाल खाड़ी, पूर्व में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल खाड़ी, हिमालय पर्वत कोई नहीं, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए है, और आइए इसको ट्रिक से याद कर लें ना। भारत की चौहद्दी को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक भी है। हिमा बंगाली ही अरबपति है। कौन बंगाली अरबपति है, हिमा बंगाली ही अरबपति, याद रख लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा, भारत की चौहद्दी याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा एक चीज़ तो आप जानते हैं, एक चीज़ आप जानते हैं, इस तरह से डायरेक्शन होता है। तो हम लोग जानते हैं भारत के उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, हिम कहाँ है, उत्तर में भारत है, ठीक है। तो यहीं से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, हिमा, यहाँ से हिमा, यहाँ फिर लिखिएगा बंगाली, एक स्थान पर चलेगा डायरेक्शन पर, यहाँ के बाद यहाँ हिमा बंगाली, फिर ये डायरेक्शन है तो यहाँ लिखिएगा ही, और ये डायरेक्शन तो यहाँ लिखिएगा अरबपति है, ठीक है। तो हिमा से हो गया हिमालय पर्वत, और बंगाली से हो गया बंगाल की खाड़ी, और ही से हो गया हिंद महासागर, और अरबपति से हो गया अरब सागर, ठीक है। आप समझ गए यहाँ पर। तो भारत की चौहद्दी में उत्तर में हिमालय पर्वत, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, और यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर है। क्लियर। किसको वर्ष हम लोग याद रख लिए, हम लोग याद रख लिए हिमा बंगाली ही अरबपति है, और हिमा उत्तर साइड में होता है, हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत हमेशा उत्तर में होता है, तो ये हिमा से याद रख लीजिएगा, ठीक है। हिमा बिठाइएगा, फिर बंगाली बिठाइएगा, फिर ही बिठाइएगा, फिर अरबपति बिठाइएगा। हिमा का मतलब देखिए हिमालय पर्वत, बंगाल का मतलब बंगाल की खाड़ी, ही का मतलब हिंद महासागर, अरबपति में अरब का मतलब अरब सागर। यही आपका चौहद्दी का ट्रिक है, ठीक है। तो इसको आज के बाद आपको याद हो जाएगा। और अगर अच्छा लगा होगा चौहद्दी, अगर इसके पहले नहीं मिला होगा तो एक लाइक तो अवश्य करके जाइएगा, ठीक है। एक लाइक का बनता है, अवश्य लीजिएगा। और देखिए हम आपको सारा चैप्टर, चाहे वो हिस्ट्री हो
या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल हो, सब को इसी तरह से डील कर दिया। ऐसा डील कर दिए हैं ना कि देखते देखते आप सब सही आंसर मार के आ जाइएगा। इसलिए उसके लिए जरूर जुड़िएगा। चाहे आप 1 to 5 के लिए जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो भी यह बेस्ट आपको ऑप्शन है, और यदि आप 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की तैयारी करते हैं तो आपको ठीक है, तो ये इसके लिए जुड़ जाइएगा। या देखिए अभी भाषा शिक्षक को भी 2 ये ऑप्शन दे रहा है, भाषा शिक्षक को भी 2 ऑप्शन दे रहा है, चाहे विज्ञान भरी चाहे सामाजिक विज्ञान। तो जो भाषा शिक्षक के रूप में सामाजिक विज्ञान रखे हैं तो उनके लिए भी यह इंपॉर्टेंट क्लास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आगे है, दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दुनिया में, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के रूप में किसको जाना जाता है आपको बताना है। ठीक है, तो किसको जाना जाता है आपको बताना है। मासिनराम मेघालय, तमिलनाडु, नेतरहाट या कोयनी। ठीक है, तो इस दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मासिनराम है, मेघालय है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, और आपके भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा, झारखंड के भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। तो आप देखिए अभी तक आपको कितने प्रश्न मिल गए? लगभग 2 प्रश्न मिल गए। कहाँ से आया? JCERT से आया। कहाँ से आया? JCERT से आया है ना। तो आपको भी JCERT से पूछ रहा है, इसलिए JCERT का नोट्स एक बार लेकर के अवश्य पढ़ करके ही एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ठीक है, तो लक्षद्वीप अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोई नहीं। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है आपका अरब सागर में स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित? देखिए प्रश्न आ गया। ये प्रश्न 1001 बार दोनों में से एक आपको भी एग्जाम में रह सकता है। ठीक है, क्योंकि ये यूपी टेट, MP टेट, CG टेट, बंगाल टेट सब जगह पूछ दिया गया। अगर आपका बारी है तो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह के प्रश्न आते हैं, और हल्के भी प्रश्न है, भारी भी प्रश्न है, सभी का मिक्सअप आपका एग्जाम होता है। ऐसा नहीं कि सभी भारी प्रश्न होते हैं। तो आपको JCERT देख लेना, चाहे हल्का है चाहे भारी आएगा तो JCERT से। ठीक है, तो आपको सारा JCERT का सबका चैप्टर हम आपको दे रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर PDF, और उसके सब चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो। एकदम तैयारी कर लीजिए, बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा। हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है वेद, पुराण, रामायण या सभी। ठीक है, तो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है वेद, पुराण, रामायण। यहाँ पर अगर कहिएगा तो ये सभी चले जाएंगे हिंदुओं के अंतर्गत। तो राइट आंसर इसका D हो जाएगा। इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ है कुरान, वेद, बाइबल या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये धार्मिक ग्रंथ वाला जो प्रश्न है ना, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा जा रहा है, सभी राज्यों के। ठीक है, आपके भी राज्य में ये पूछा जा सकता है ग्रंथ, तो ग्रंथ को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस्लाम का धार्मिक ग्रंथ क्या चीज़ है? कुरान, हिंदू का वेद, और यहाँ पर सिख ईसाई का बाइबल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको याद रख लीजिएगा, इस तरह से आपका आ जाएगा आंसर। पढ़िए, ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन है? ईसाइयों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान, वेद, बाइबल या कोई नहीं। ठीक है, तो कुरान तो किसका हो गया? ये तो मुस्लिम का हो गया। वेद किसका हो गया? अगर देखिएगा तो हिंदुओं का हो गया। तो ये बाइबल किसका होगा? ईसाई का होगा। नीचे तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ईसाई का पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल है। और ये जो है आपका 1001 बार प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए हैं, इसलिए आप सभी याद रख लीजिएगा ना। अगला है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? यही प्रश्न तो सबसे अधिक बार आता है, सिखों वाला। ठीक है, कुरान शरीफ, वेद, बाइबल, ग्रंथ। ये हरियाणा टेट में 3 बार। ठीक है, पंजाब टेट में 3 बार, और और यहाँ यूपी टेट में 2 बार ये प्रश्न रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ किसका है आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? कुरान शरीफ या मुस्लिम, वेद, हिंदू, बाइबल, ईसाई। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब है। क्या है? सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब जो है इनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, कुरान, रामायण या आगम सूत्र। ठीक है, तो जो जैन लोग होते हैं उनका पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है, इसमें देखिएगा तो आपको ऑप्शन एक ही आ रहा है, आगम सूत्र। बाकी तो आप जानते हैं, बाइबल ईसाइयों को हो गया, कुरान मुस्लिम का हो गया, रामायण हिंदू के लिए हो गया। तो ये बचा कौन? आगम सूत्र, यानी जैनियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन होगा? आगम सूत्र ही होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका अभी तक 11 बार
पूछ दिया गया है आपके एग्जाम में, इसलिए आप सभी इसको देख के ही जाइएगा। जितना भी JCRT है सबको देख के जाइएगा, छोड़ के कोई मत जाइएगा एकदम। यहाँ से एग्जाम के 2 दिन पहले भी आपको नोट्स मिले ना, तो आप यहाँ से नोट्स लेकर के एक बार पढ़िए के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका लेवल बढ़ेगा ना एकदम हाई लेवल जाएगा, ठीक है, एकदम हाई लेवल आपका रैंक आएगा। तो आप सभी अवश्य सभी के लिए यहाँ पर ले लीजिएगा। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है बाइबल, आगम सूत्र, जिंदावस्था या त्रिपिटक, ठीक है। तो बौद्ध का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा त्रिपिटक। क्या हो जाएगा? त्रिपिटक हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको 11 बार पूछा गया है। पारसियों का पवित्र ग्रंथ है बाइबल, आगम सूत्र, जिंदावस्था या त्रिपिटक, ठीक है। तो बाइबल तो पता चल गया, आगम सूत्र भी आपको निकल गया था, त्रिपिटक भी निकल गया था, बचा एक जिंदावस्था। तो इसका राइट आंसर जिंदावस्था हो जाएगा। और ये किसका है? पारसियों का है। ये किसका है? पारसियों का है, जिंदावस्था। प्रश्न 11 बार पूछा गया है। और यह जो है आपका यूपी टेट में 1 बार और CG टेट में 1 बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा, पवित्र धार्मिक ग्रंथ सभी का। झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं? झारखंड में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं आपको बताना है, ठीक है, कि झारखंड में कौन कौन से। सरहुल, कर्मा सोहराई, टूसू मंडा सभी। तो सरहुल मनाया जाता है, कर्मा भी मनाया जाता है, सोहराई भी मनाया जाता है, टूसू भी, मंडा भी, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। पंजाब का प्रमुख पर्व है, पंजाब का प्रमुख पर्व कौन सा है? सरहुल, ओणम, डांडी या बैसाखी, ठीक है। तो पंजाब के लिए कौन होता है? सरहुल तो झारखंड के लिए हो गया, ओणम केरल के लिए हो गया, डांडी गुजरात के लिए हो गया। तो बैसाखी जो है आपको किसके लिए है? पंजाब के लिए है, ठीक है। तो काल बैसाखी जो है ये पंजाब का त्यौहार है। बिहार का मुख्य पर्व है सरहुल, ओणम, डांडी या छठ। बिहार का मुख्य पर्व कौन है इसमें? तो ये इसमें बिहार का जो मुख्य पर्व है वो आपका छठ है। बिहार का मुख्य पर्व कौन है? आपका छठ है, ठीक। चलिए अगला देखिएगा। असम का प्रमुख त्यौहार है, असम का सरहुल, डांडी, बिहू या कथकली, ठीक है। सरहुल झारखंड के लिए, डांडी ये तो गुजरात के लिए, बिहू असम के लिए और कथकली केरल के लिए। तो असम का प्रमुख नृत्य कौन हो जाएगा? बिहू हो जाएगा, बिहू, याद रखिएगा। प्रश्न ये 101 बार आ गया है एग्जाम में, ठीक है, 101 बार एग्जाम में आ गया, इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा इसको। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। डांडी है, बैसाखी है, ओणम है, पोंगल है, ठीक है। तो डांडी को भी हम लोग जान गए, बैसाखी भी जान गए, ओणम को भी जान गए, पोंगल हो गया, ठीक है। तो पोंगल जो है तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है। केरल का प्रमुख त्यौहार है, केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, बैसाखी या डांडी, ठीक है। पोंगल तो हो गया तमिलनाडु का, बैसाखी जो हो गया आपका पंजाब का, डांडी हो गया आपका गुजरात का, और ओणम हो गया केरल का। किसका हो गया? ओणम हो गया केरल का। तो ओणम का प्रमुख त्यौहार क्या है? ओणम का। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम का है, ओणम है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है, महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है ओणम, पोंगल, गुड़ी पड़वा, छठ। तो ओणम तो किसका हो गया? केरल का हो गया। और पोंगल किसका हो गया? तमिलनाडु का हो गया। और छठ किसका हो गया? बिहार का हो गया। बचा गुड़ी पड़वा। तो महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार गुड़ी पड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़ी पड़वा हो जाएगा। झारखंड में कौन कौन नृत्य होते हैं? छऊ, पाइका, कर्मा या सभी। ये सब प्रश्न आए हुए हैं। देखिए JCRT से जब आप पढ़िएगा ना तो आपको झारखंड का GK अलग से कभी भी नहीं पढ़ना पड़ता, और यहीं से पूछता है सब, झारखंड के JCRT किताब से। तो आप सभी जरूर इसको देख के ही जाइएगा, ठीक ना। तो झारखंड में कौन कौन से नृत्य हैं आपको बताना है? छऊ, पाइका, कर्मा या सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ये सभी प्रकार के नृत्य जो है आपके झारखंड के हैं। गुजरात का मुख्य नृत्य है, गुजरात का मुख्य नृत्य है गरबा, डांडिया, कोई नहीं, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। गरबा भी गुजरात का है, डांडिया भी गुजरात का है, ठीक है। दोनों जो है आपको गुजरात के ही नृत्य हैं। केरल का प्रमुख नृत्य है, केरल का प्रमुख नृत्य है मोहिनीअट्टम, कथकली, ए और बी दोनों या डांडिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, यानी मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों किसका है? केरल का ही है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, कौन है उड़ीसा का प्रमुख? ओडिसी, कथकली, डांडिया या कोनी, ठीक है। तो देखिए कथकली तो केरल का हो गया, डांडिया तो आपको गुजरात का हो गया, बचा ओडिसी। तो ओडिसी मतलब उड़ीसा, ओडिसी मतलब उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। पंजाब का प्रमुख नृत्य है, आपको बताना है पंजाब का जो है प्रमुख नृत्य कौन है?
ओडिसी, मोहिनीअट्टम, डांडिया या भांगड़ा। पंजाब का प्रमुख नृत्य या नाच कौन होता है? ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक है, डांडिया गुजरात का है और भांगड़ा जो है पंजाब का है। भांगड़ा पंजाब का है, ठीक है। तो पंजाब का प्रमुख नृत्य कौन हो जाएगा? भांगड़ा सेक्शन में चला जाएगा। आप लोग भांगड़ा करके आइएगा। ये विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता पूछे गए हैं, सबसे ज़्यादा करके आपका पंजाब टेट और हरियाणा टेट, 2 जगह ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। अगला देखिएगा यहाँ पर, तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है भारतनाट्यकली, भारतनाट्यम, उड़ीसा या कथकली, ठीक है। तो ये भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है, ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम और पोंगल तमिलनाडु का, और कथक जो हो गया वो आपका उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है। नागालैंड का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली, कथक, पोंगल या चांगलो, ठीक है। तो कथकली हम लोग का हो गया केरल का, कथक अभी हम लोग देखें उत्तर प्रदेश का, पोंगल हो गया तमिलनाडु का, तो बच गया एक चांगलो। क्या बच गया? चांगलो। तो चांगलो किसका होगा? नागालैंड का होगा। अब तो यही ऑप्शन बचा हम लोग के पास, तो चांगलो है। चलिए सही आंसर है। झारखंड में पाए जाते हैं पिट्ठा, धुसका, ढकनी रोटी, मड़ुए की रोटी सभी। तो झारखंड में भी पिट्ठा पाया जाता है, धुसका पाया जाता है, ढकनी रोटी, मड़ुए की रोटी या सभी। तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। पंजाब का लोकप्रिय भोजन है इडली, डोसा, सरसों के साथ मक्का या कोई नहीं, ठीक है। तो पंजाब का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपका है सरसों के साथ मक्का का साथ, ठीक है, सरसों के साथ मक्का की रोटी, ये पंजाब का लोकप्रिय भोजन है, ठीक है, पंजाब का लोकप्रिय भोजन है। अगला देखिएगा, गुजरात का लोकप्रिय भोजन है मक्का की रोटी, इडली, डोसा या ढोकला। गुजरात का लोकप्रिय भोजन कौन होगा? इसका राइट आंसर ढोकला हो जाएगा। बंगाल में लोकप्रिय भोजन क्या है? मक्का की रोटी, इडली, मड़ुए की रोटी, मछली एवं भात। तो बंगाल का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपका है मछली एवं भात, मछली एवं भात है, ठीक है। दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन है डोसा, इडली, सांभर या सभी। तो दक्षिण भारत का जो लोकप्रिय भोजन, देखिए भोजन से, धर्म ग्रंथ से और यहाँ पर नृत्य से प्रश्न एगो 2 गो आपको छपेगा। क्या वो छपेगा? 2 गो छपेगा। तो दोनों प्रश्न ही देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो दक्षिण भारत का लोकप्रिय भोजन डोसा, इडली और सांभर, ये सभी जो आपके झारखंड राज्य में आए हैं और जो फेमस हो गए हैं, ये सभी दक्षिण भारत के कार्यकर्ता लोग हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। अगला है, दिल्ली का लोकप्रिय भोजन है इडली, मक्का की रोटी, तंदूरी चिकन, मड़वा की रोटी, ठीक है। तो दिल्ली का लोकप्रिय भोजन कौन सा है? तो आपको यहाँ दिल्ली का जो लोकप्रिय भोजन है वो है आपको मड़वा की रोटी। केरल का लोकप्रिय भोजन है इडली, डोसा, अवियल या ढोकला, ठीक है। केरल का क्या है? तो केरल का अवियल है। महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन है, महाराष्ट्र का लोकप्रिय भोजन क्या है? अवियल, ढोकला, डोसा या बड़ा पाव। सब देखिए झारखंड में पाव फैला लिया है, तो इसका राइट आंसर बड़ा पाव हो जाएगा। नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, डोसा, अविलंब या बड़ा पाव। तो देखिए मोमोज जो है नागालैंड एवं सिक्किम का लोकप्रिय भोजन है। आंध्र प्रदेश का लोकप्रिय भोजन है मोमोज, बिरयानी, बड़ा पाव या अविवल, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का जो लोकप्रिय भोजन है वो आपका हो जाएगा बिरयानी। क्या हो जाएगा? बिरयानी सबसे ज़्यादा वहाँ चलता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णन है, किसका वर्णन है? दल बदल, नगरपालिका, पंचायत या भाषा का, ठीक है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। किसका वर्णन है? भाषा का वर्णन। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका जेटेट में भी पूछ दिया गया है और अन्य राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछा गया, ठीक है। तो हम डेली आपको चैप्टर वाइज, आज एक्सरसाइज 1 है तो कल एक्सरसाइज 2, परसों एक्सरसाइज, इस तरह से करवा करके हम आपको देते रहेंगे व्हाट्सएप पर। आप वहाँ से देखते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा और दिक्कत होने पर आपको बात करने का सुविधा दिया जा रहा है। तो बहुत ही सरल और बहुत ही कम सस्ते दामों में आपको यहाँ पर अच्छा अंक उठने वाला है सिर्फ JCRT पढ़ करके। तो आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा, जितने भी लोग होंगे। और सारा लोग देखिए PDF तो खरीद ही लीजिएगा, साथ साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपको क्लास एकदम ईजी हो जाएगा। तो आप सभी अभी कभी देखने पर जरूर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो संविधान के 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषा का, किसका है? भाषा का प्रावधान किया गया है। अगला है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की मान्यता प्रदान की गई है? संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 21, 22, 23 या 24, ठीक है।
तो यहाँ पर जो संविधान में दी गई है मान्यता 22 भाषा की दी गई है। कितनी भाषा की? 22 भाषा की दी गई है। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या झारखंड? सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन हुआ, अलग किया गया, वो है आपका यहाँ पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश। कौन है आपका? आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संविधान है, भारत का संविधान है 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संविधान क्या है, और सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आया हुआ है, जहाँ तक आपका जेटेट में भी आया हुआ यह प्रश्न है। ठीक है, लिखित अलिखित दोनों या कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा संविधान जो है कैसा है? तो लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटेन का संविधान है या कौन सा संविधान है जो अलिखित है? ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न अभी तक 101 बार आया हुआ प्रश्न है, जो कि आपका यहाँ पर शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी पूछा गया है। यूपी टेट में आया है, बिहार टेट में आया है, सीजी टेट में आया है, तीनों टेट में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान है लिखित अलिखित दोनों या कोई नहीं। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। ठीक है, ये लिखित संविधान की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को कहा जाता है, एक संविधान सभा को उपाधि दी गई है, किसकी उपाधि दी गई है बताना है आपको। उत्तर भारत का, लघु भारत का, दीर्घ भारत का या कोई नहीं। ठीक है, संविधान सभा को कहा जाता है। ये प्रश्न आपका जो है कि आपका पंजाब टेट में आया हुआ था, पंजाब टेट में एक बार, और हरियाणा टेट में भी एक बार, और राजस्थान टेट में भी एक बार यही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो संविधान सभा को क्या कहते हैं हम लोग? लघु भारत कहते हैं या मिनी संविधान कहते हैं। ठीक है, लघु भारत कहिएगा। क्या कहिएगा? लघु भारत। संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1011 बार इस समय आपका प्रश्न पूछा गया है, और ये तो लगभग सभी राज्यों के एग्जाम में भी पूछ दिया गया है। ठीक है, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई आपको बताना है। 9 दिसंबर 1946, 29 दिसंबर 1947, 8 दिसंबर 1948 या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी उसकी तिथि है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। प्रश्न बार बार आ रहा है, हो सके आपका यहाँ पर जेटेट एग्जाम में आ जाए, एकदम कन्फर्म हो जाइएगा। ठीक है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो आपका यहाँ पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ये प्रश्न आपका जो है सीजी टेट का आया हुआ प्रश्न है, एक बार सीजी टेट में पूछा गया है। तो देखिए हर दिन यहाँ अपडेट नोट्स बनता है, ऐसे नहीं कि आपके पहले का नोट्स बन करके रखा हुआ है उसी को हम दे रहे हैं आपको। सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा को भी यहाँ पर हम मद्देनजर देखते हैं, जो कि देखिए कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट पर आपको इस तरह का नोट्स और हैंड रिटेन नोट्स उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो अपनी लाइफ बनाने के लिए, अपना जेटेट पास करने के लिए नोट्स यहीं से पढ़ने हैं, बाकी कहीं से नहीं पढ़ने हैं। तो सभी को जिनको भी लगता है वो नोट्स के ही कीमत पर आपको यहाँ सारा क्लास भी मिल जा रहा है ग्रुप में, और उसके साथ साथ बात करने की सुविधा है। तो आज ही जुड़े, अभी ही जुड़े, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, संविधान सभा में दो तरह के अध्यक्ष हुए थे, एक अस्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी अध्यक्ष। तो जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं बने थे उस समय अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी, तो वो कौन है बताना है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न 1001 बार आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष दो का नाम याद रख लीजिएगा। अस्थायी यहाँ भी आ गया है, इसके नीचे भी प्रश्न आ रहा है अस्थायी का भी, उसको भी हम दिखाएंगे। तो अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन है अस्थायी में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला
कदम क्या था? संविधान निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम क्या था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, भीमराव अंबेडकर द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, या कोई नहीं। ठीक है, तो संविधान सभा के निर्माण की दिशा में सबसे पहला कदम जो था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को बनाया गया था, राइट आंसर होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? प्रश्न आपका आया हुआ है किसमें? तो सीजी टेट में एक बार आया हुआ है, और यहाँ पर पंजाब टेट की बात कीजिएगा तो इसमें भी एक बार आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका यूपी टेट में भी एक बार आया हुआ है। तो देखिए इस तरह से यहाँ आए हुए और पूछे गए प्रश्न है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, या कोई नहीं। राइट आंसर आपका इसमें जो है सी हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। आइए इस पर कुछ नोट्स हम देख लेते हैं, क्या क्या इसकी घटनाएं कैसे कैसे हुई थी, सारी चीज़ों को मेंशन भी कर लेंगे हम लोग एक बार। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। पहला बात हो गया, देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक। वहीं देखिएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। देखिए 9 दिसंबर संविधान सभा की प्रथम बैठक, 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्या है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरह से तीनों घटना को याद रखिएगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। क्लियर? 9 दिसंबर को क्या हो गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी थे। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 9, 11, 13 एकदम डेट को क्लियर कर लीजिएगा। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 6, 7 या 8? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। याद रखिएगा, प्रारूप समिति से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप सभी प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनको कौन पद दिया गया था वो भी लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें तो हमने जितने प्रश्न बने हैं उसी को दिए हैं, लेकिन आगे और भी इस पर समिति पर और महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। लेकिन फिलहाल अभी जितना JCERT से निकल के आ रहा है बस हम आपको उतना ही दे रहे हैं, क्योंकि प्रश्न की कोई कमी नहीं है। एक चीज़ बता देते हैं आपको, JCERT का जो प्रश्न बन गया ना वो प्रश्न छपना है। जैक की किताब जो है वही ऑथेंटिक किताब है, और जैक से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न गलत भी है और जैक की किताब में दिया हुआ है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपको मार्क्स मिलेगा। इसलिए जैक की किताब का जो आंसर बना हुआ है उसको गलत भी है तो उसको आपको नोट्स में रखना है, क्योंकि जैक ने दिया है, हम आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलेगा, उसमें हम आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सभी JCERT से है, ऑथेंटिक किताब से है, तो आप उतना ही चीज़ देख करके जाएंगे। ठीक है, यहीं से प्रश्न आपका छपेगा। तो अभी तक देखिए आपको बता देते हैं, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो नहीं ले पा रहे हैं, या कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं, तो जो जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ें, लेकिन एक बार तो नोट्स आप देख ही सकते हैं ना, यहाँ से सारा नोट्स और PDF परचेज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक प्रश्न बना हुआ है, प्रश्न कम है और यहाँ से आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है प्रश्न का एग्जाम में, क्योंकि हर बार अभी आप देखिएगा तो जैक की तरफ से आकलन लिया गया, बहुत ही मज़ेदार एकदम हैंड रिटन नोट्स भिड़ा। सहायक चार्ज में JCERT लिया गया, बहुत ही भिड़ा था, तो आप सभी भी यहाँ से लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला देखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या कोई नहीं। ठीक है, तो प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की? संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की थी? 29 अगस्त 1945, 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1947, या कोई नहीं। तो देखिए संविधान सभा ने जो प्रारूप समिति की नियुक्ति की थी वो की थी 29 अगस्त 1947 ईस्वी को, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को।
भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, प्रश्न 1011 बार, एक दो बार की बात मत कीजिएगा, 1011 बार ही पूछा गया भारतीय संविधान का जनक। हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, जब जौन एग्जाम में जाइएगा ना तो ये वाला प्रश्न दे देता है, एकदम याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न एकदम उठा के पटक दे रहा है, इसलिए आप लोग इसको पहले से पटके हुए रहिएगा ना तो वहाँ पर उठ जाएगा। ठीक है, और आपसे आगे नहीं जा पाएगा। तो इसको एकदम देख लीजिएगा, भारतीय संविधान का जनक बहुत बार और सब राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया, इसलिए हम नाम नहीं ले रहे हैं कि यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। तो इसका आंसर क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान को अंगीकृत स्वीकृत कब किया गया, बताना है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी, 26 अक्टूबर 1950 ईस्वी या कोई नहीं। ठीक है, देखिए आप जब किताब में जाइएगा तो आप एक देखिएगा किताब में, जय का किताब में या कहीं भी प्रस्तावना पढ़ना रहता है। क्या रहता है, प्रस्तावना। ठीक है, तो उस प्रस्तावना के लास्ट में आइएगा तो लिखा हो रहेगा आज मिति मार्ग शुक्र सप्तमी एतद्द्वारा इस संविधान को यहाँ पर अंगीकृत अधिनियमित और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या बोला जाता है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, बोलता है। ठीक है, तो यही तो है कि अंगीकृत कब किया गया, स्वीकृत कब किया गया, तो वो डेट है आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ठीक है, कौन है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखिएगा मिलेगा, तो ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्तावना को भी देख लीजिएगा। भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का संविधान लागू हुआ कब हुआ, 1001 बार प्रश्न, 1001 बार। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आ रहा है क्लास 6 का और JCERT से है। ठीक है, और एक्सरसाइज 2 से 7 तक का पूरा एकदम क्लियर लिखा हुआ। देखिए हमारा नोट्स में चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको दे रहे हैं, कहीं भी ये नहीं है कि आपको बाहर का एक भी प्रश्न मिलेगा। इसके बाद तो प्रैक्टिस सेट भी आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इसके बाद करवाया जाएगा, तो आप सभी यहीं से पढ़िएगा। देखिए कहीं भी आप जुड़ गए हैं कोई मतलब नहीं है, नोट्स तो JCERT का ही ऑथेंटिक पढ़ना चाहिए ना, क्योंकि सिलेबस में तो स्पष्ट कर दिया गया है ना कि JCERT किताब से पूछेगा। तो आप बाहर से प्रश्नों को ज़्यादा देखने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि प्रश्न की संख्या इतनी ज़्यादा है कि आपको पास बहुत कम पड़ेगा और बहुत कम समय है, इसलिए ऑथेंटिक चीज़ को देख के जाइए। 500 प्रश्न अगर आप पढ़ते हैं तो यहीं से 10 प्रश्न आ जाएगा, और वहाँ 5000 प्रश्न पढ़िएगा तो वहाँ से एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन 500वां वाला देख लीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो हमको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, जिसके एवज में हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे हम लोग मनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा, भारतीय संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा, 1011 बार प्रश्न पूछा गया है। हो सके कि आपके एग्जाम में भी आ जाए। ठीक है, और ये यूपी टेट में 3 बार, बिहार टेट में 1 बार, CG टेट में 1 बार पूछा गया है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 2 वर्ष 10 महीना 15 दिन, 3 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माण होने में जो समय लगा है वो है आपका 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यही लगा था। देश का संवैधानिक प्रधान होता है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है, कौन होता है आपको बताना है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या कोई नहीं। ठीक है, देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। और यह यूपी टेट में 1 बार, CG में 1 बार, पंजाब में 1 बार, हरियाणा में 1 बार, चारों जगह ये पूछा है देश का संवैधानिक प्रधान। ठीक है, तो आपका भी पारी हो सकता है, आप सभी देख के जाइएगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, देश के प्रथम राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या कोई नहीं। ठीक है, तो देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, ये भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। और यह यूपी टेट में 1 बार और CG टेट में 1 बार और पंजाब टेट में 1 बार, तीनों में 1 बार पूछा है अभी तक। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या कोई नहीं। ठीक है, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो हो गए वो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला, छोटा नागपुर का केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? छोटा नागपुर का केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? याद रखिएगा छोटा नागपुर। देखिए इसीलिए क्या होता है ना, आपको JCERT किताब पढ़ना पड़ता है, यही सब रीजन से। JCERT क्या होता है, तो हर किताब के नीचे, हर चैप्टर के नीचे आप देखिएगा यहाँ पर झारखंड का जिक्र कर दिया जाता है। ऐसा प्रश्न कहाँ मिलेगा? कहीं मिलेगा नहीं ना मिलेगा। अब कहिएगा कि कहाँ से आ गया था जी, तो यही सब प्रश्न आपको JCERT पढ़िएगा ना, तो आपको झारखंड देखने का जरूरी पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। अगर झारखंड से कुछ पूछ भी रहा है ना, तो जितना JCERT किताबों में दिया हुआ है वही पूछ रहा है, तो इसीलिए JCERT आपको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और देखिए हम तो आपको बहुत ही कम कीमतों पर आप सभी विद्यार्थियों को देखते हुए यहाँ पर कम रेट पर आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो बात करने की सुविधा हो, सब कुछ सिर्फ 500 रुपये में। छोटा नागपुर केसरी के नाम से जाना जाता है जयपाल सिंह मुंडा, बाबूराम नारायण सिंह, रीता फारिया, नीलांबर। ठीक है, तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? याद हो गया होगा आपको, बाबूराम नारायण सिंह को। किसको? बाबूराम नारायण सिंह को। ठीक है, अगला है बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर की केसरी का उपाधि किसने दिया? देखिए ये प्रश्न अभी तक झारखंड में जितना एग्जाम हुआ सब एग्जाम में लगभग पूछा है, सब एग्जाम में लगभग ये वाला प्रश्न आया है झारखंड में। ठीक है, तो बाबूराम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोनी। ठीक है, तो बाबूराम नारायण सिंह को जो उपाधि दिए थे वो आपके थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरकार के कितने अंग है आपको बताना, सरकार के कितने अंग है? 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो सरकार के जो अंग है वो आपके हैं 3। सरकार के कितने अंग हैं? 3 है। वो कौन आता है? तो हम लोग देते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसी तीनों को यहाँ पर सरकार के अंग के नाम से जानते हैं। तो सरकार के कितने अंग हैं? 3 है। क्लियर हो गया? चलिए अगला देखिएगा, इसमें सरकार के कौन कौन अंग है? इसमें सरकार के कौन कौन अंग है आपको बताना है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी हो जाएगा। सरकार के जो अंग है ये सभी हैं। ठीक है, यूपी टेट में 2 बार, MP टेट में 1 बार, CG टेट में 1 बार, पंजाब टेट में 1 बार। ठीक है, सरकार का अंग ये पूछा गया है। अगला देखिएगा, सरकार के कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? सरकार के कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, या सभी। ठीक है, तो देखिए ये जो कानून बनाती है ना वो आपका बनाती है विधायिका, विधायिका कानून बनाती है। ठीक है, विधायिका कानून बनाती है, याद रखिएगा। अगला है, विधायिका के अंतर्गत आता है, विधायिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संसद भवन, विधानमंडल, ए और बी दोनों, कोई नहीं। तो विधायिका के अंतर्गत संसद भवन भी आता है, विधानमंडल भी आता है, यानी इसका राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों को लागू करने की जिम्मेवारी किनका होता है? जब विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है तो उनकी नीति को लागू करने की जिम्मेवारी किनको होगी? विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को या किसी को नहीं। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो जिम्मेवारी होगा वो आपका कार्यपालिका का होगा कि उनका नियम जो आया उसको लागू करवाएं, तो ये कार्यपालिका में चला जाएगा। सरकार की प्रशासनिक इकाई है, सरकार की प्रशासनिक इकाई है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, सरकार की प्रशासनिक इकाई जो होती है वो आपका माना जाता है कार्यपालिका को। ठीक है, किसको माना जाता है? कार्यपालिका को। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या सभी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सभी। ठीक है, देखिए कानून का पालन नहीं करने सजा देने का कार्य कौन करता है? कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, न्यायपालिका। क्योंकि देखिए विधायिका क्या की? कानून बनाई। कार्यपालिका क्या की? उसको लागू करवाई, और लागू करने वाले को नहीं मानेगा तो उसका न्याय कौन दिलाएगा? न्यायपालिका दिलाएगा, तो ये न्यायपालिका हो जाएगा। न्यायपालिका का अंग है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या सभी। तो न्यायपालिका का जो अंग है सर्वोच्च न्यायालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, जिला न्यायालय भी है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। बहुत ही, ये देखिए प्रश्न 1001 बार ही पूछा गया है न्यायपालिका का अंग, एकदम याद रख लीजिएगा। प्रश्न छप रहा है तो यहीं से छप रहा है, एकदम क्लियर। तो अभी तक छपा भी है, आबरी भी छपेगा, बस देख लेना है आपको। कानून की रक्षा कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या कोई नहीं। ठीक है, तो कानून की रक्षा करने का काम किसका है? न्यायपालिका का है। किसका है? न्यायपालिका का है। विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार
किस देश को मिला? विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार किस देश को मिला? देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1001 बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है, हो सके कि आपके भी एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप सभी इसको जरूर देख करके आइएगा, ठीक है। तो विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार सबसे पहले किस देश को दिया गया? तो वो आपका था न्यूजीलैंड। किस देश को मिला था? न्यूजीलैंड को मिला था। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको देखिए आएंगे एग्जाम में, कन्फर्म रहिए। और आपको लगेगा कि प्रश्न आया कहाँ से था, तो आया कहीं से नहीं था, आया JCERT से था। और आप तैयारी कहाँ कर रहे थे? बहुत ही बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहे थे, वहाँ कुछ नहीं मिला। और ज़्यादा परीक्षा पैसा दे करके ही पढ़ा आदमी, और अंक भी कम आया, देखते रह गए। तो इसलिए कम प्रश्न को पढ़िए, सेलेक्टेड प्रश्न को पढ़िए और अच्छा मार्क्स ला करके जेटेट को पास कीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1922 ईस्वी या 1928 ईस्वी, ठीक है। तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार जो है आपको 1920 ईस्वी में मिला था। प्रश्न 111 बार पूछा गया है। और यहाँ पर टेट में देखिएगा तो पंजाब टेट में 1 बार आया, राजस्थान टेट में 1 बार आया, यूपी टेट में 2 बार आया, बिहार टेट में 1 बार आया, ठीक है। ये प्रश्न आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1920, 1922, 1928 या कब मिला, ठीक है। राइट आंसर का डी है 1928। पहले कहाँ मिला? तो पहले आपको मिला यहाँ पर देखिए अमेरिका में। कब मिला? 1920 में। उसके बाद कहाँ मिला? इंग्लैंड में मिला। इंग्लैंड में कब मिला? 1928 में, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। राजतंत्रीय सरकार में निर्णय किसके हाथ में होता है, ठीक है। तो राजतंत्रीय सरकार में निर्णय जो होता है वो यहाँ पर राजतंत्रीय सरकार और प्रजातंत्रीय सरकार होता है, ठीक है। तो राजतंत्रीय सरकार में राजा रानी निर्णय लेते हैं, राजा रानी। और प्रजातंत्रीय सरकार में प्रजा यानी जनता मुख्य होती है, जनता भाग लेती है, ठीक है। तो राजतंत्रीय सरकार में राजा रानी भाग लेते हैं ना। अगला देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, भारत, ब्राजील या कोई नहीं? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? क्लियर। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है यहाँ पर देखिएगा आपका जो है भारत। कौन है? भारत। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, आपका याद रखिएगा भारत का ना, क्लियर रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत। 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, 1-2 बार की बात दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग। 1001 बार पूछा गया है और सभी राज्यों के टेट में पूछा गया है, और यहाँ पर झारखंड टेट में भी पूछा गया है, इसमें भी पूछ दिया है, ठीक है। हो सके कि फिर से रिपीट हो जाए, तो आप सभी जरूर देख करके जाइएगा। यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर या महात्मा गांधी, ठीक है। तो यंग इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है? स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य क्या है? तो स्थानीय स्तर की सरकार, पंचायती राज की सरकार, शहरी क्षेत्र की सरकार या सभी, ठीक है। देखिए स्थानीय मतलब लोकल, और स्वशासन मतलब वहाँ पर जो राज चलाता है, ठीक है। तो स्थानीय तो एक तो हो गया जिसे ग्राम स्तर पर जो चलाएगा, स्थानीय, ग्रामीण लोग भी स्थानीय हुए, तो वो हो गया आपका पंचायती राज की सरकार, ठीक है। और स्थानीय स्तर की सरकार है ही। अब यही स्थानीय लोग कहाँ होंगे? शहर में भी होंगे, तो शहरी क्षेत्र की सरकार। यानी स्थानीय स्वशासन का मतलब हो गया स्थानीय स्तर की सरकार भी होगी, पंचायती राज की सरकार भी होगी, शहरी क्षेत्र की सरकार भी होगी। यानी राइट आंसर इसका सभी में चला जाएगा, ठीक है। ये स्थानीय स्तर की सरकार जो है ना, आपको बिहार टेट में 1 बार आया है, बिहार टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, पंचस्तरीय या कोई नहीं, ठीक है। तो झारखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो क्या है? त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पर काम करती है, ठीक है। ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, ठीक है। ग्राम स्तर मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 स्तर पर काम करती है ये कौन? झारखंड में पंचायती राज सरकार, ठीक है। ये प्रश्न अभी तक मैंने, आप देखिएगा झारखंड में, खास करके देखिएगा झारखंड में ये अभी तक 11 बार प्रश्न आया है, 1-2 बार नहीं, 11 बार प्रश्न आया हुआ है कि झारखंड में किस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय है, ठीक है। कितना है? त्रिस्तरीय है, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा।
झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? ठीक है, झारखंड में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? क्या इसका मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ झारखंड में जो पंचायत का चुनाव होगा, ठीक है, पंचायत का जो चुनाव होगा उसमें महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण है, महिला का कितना प्रतिशत आरक्षण है वो आपको बताना है। ठीक है, तो झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था में जो महिला का आरक्षण दिया गया है वो 50% है। कितना है? 50% है। और ये प्रश्न अब तक जो है यहाँ पर 5 बार कई बार 5 बार झारखंड के जेएसएससी एग्जाम में पूछ दिया गया है। हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में आ जाए। तो आप झारखंड के यहाँ पर जो आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो देखना भूल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहीं से सारा प्रश्न भिड़ता है। तो आप सभी अभी भी नहीं जुड़े हैं तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगला, पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है। जो पंचायती राज व्यवस्था चलाते हैं उसमें प्रशासनिक इकाई में, प्रशासन की इकाई में कौन कौन काम करते हैं? ठीक है, ग्राम पंचायत, राज्य पंचायत, राष्ट्र पंचायत या कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था में जो प्रशासनिक अधिकार होता है, जो प्रशासनिक अधिकार सबसे पहले दिया गया है वो ग्राम पंचायत को दिया गया है। किसको दिया गया है? ग्राम पंचायत को दिया गया है। पहले वहाँ पर आपका प्रशासनिक कार्रवाई हो लेगा, तब आगे जो है आपको जिला स्तर पर बढ़ेगा। ठीक है, अगला है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है कौन? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति, वार्ड सदस्य या जिला परिषद। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो आपका मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया होता है। प्रश्न 11 बार आपका झारखंड राज्य में पूछा गया है। और ऐसे आप देखिएगा प्रश्न ये झारखंड राज्य में 11 बार पूछा गया है। और ये प्रश्न ऐसे हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। हर राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत लगभग जगह पर है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखेगा। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। ठीक है, चलिए, मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ठीक है, मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ये सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है। सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछ दिया गया है। ये नहीं समझिएगा कि नहीं आया, सब राज्य में आया है। ठीक है, अब देखिए, तो मुखिया के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा तो हम लोग सभी का, विधायक का, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का देखते हैं ना, लेकिन लोकल स्तर पर आपके पाठ में यहाँ पर क्या है? पंचायत का दिया है। तो उसका भी हमको जानना चाहिए कि मुखिया का कितना होता है। ठीक है, तो मुखिया का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है, कि वैसे उम्मीदवार जो 21 वर्ष की आयु पूरा कर रहे हो वो मुखिया के उम्मीदवार बन सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? मुखिया का पद कितने वर्षों के लिए होता है? ठीक है, ये भी आपका झारखंड में अभी तक जो है 8 बार प्रश्न पूछा गया है। जेएसएससी का लेवल लीजिएगा तो जेएसएससी में ये पूछा गया है, क्योंकि देखिए अभी तो जेएसएससी का एग्जाम ही ज़्यादा हो रहा है। जेटेट का एग्जाम तो 2 बार हुआ ना, एक बार 13 में और एक बार यहाँ पर आपका 16 में। ठीक है, अब देखिएगा, तो मुखिया पद का कितने वर्षों के लिए होता है? मुखिया का पद 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो हमारे ग्राम पंचायत में जो मुखिया बनते हैं उनका जो पद होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, जो हमारे यहाँ ग्राम सभा लगता है जिसमें बहुत सी योजनाएं पास होती है, तो उस ग्राम सभा का जो बैठक का अध्यक्षता करता है कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या वार्ड सदस्य। ठीक है, तो ग्राम सभा का जो बैठक होता है उसका अध्यक्षता जो करता है वो आपको मुखिया करता है। कौन करता है? मुखिया करता है। ये भी झारखंड के एग्जाम में 3 बार प्रश्न पूछा गया है। हो सके कि आपका जेटेट एग्जाम में आ जाए। ठीक है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? ये देखिए प्रश्न 1001 बार, अभी क्योंकि ये पूरे जो है यहाँ पर केंद्रीय स्तर का प्रश्न है। ये केंद्रीय स्तर का प्रश्न है, तो केंद्रीय स्तर यानी सभी राज्यों में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया ये पूछ दिया गया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर राउरकेला, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। ठीक है, तो भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तो राजस्थान राज्य के
नागौर जिला, यो पूछता है किस जिला में, तो नागौर, नागौर, ठीक है। तो राजस्थान राज्य में किया गया और नागौर जिले में किया गया। राजस्थान राज्य के नागौर जिले में किया गया था भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया राजस्थान। अगला, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था किस तिथि को लागू किया गया, किस तिथि को लागू किया गया, ठीक है। 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, 3 अक्टूबर 1969, ठीक है। तो भारत में जो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया वो आपका था 2 अक्टूबर को। इसको 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया था, ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू किया गया भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। और देखिए, ये प्रश्न भी आपको 1001 बार आया हुआ है, मैंने पंचायती राज आपको देख के जाना है, उसका डिटेल्स भी देख लीजिएगा। हम अलग से भी आपको और डिटेल्स पंचायती राज व्यवस्था दे देंगे, लेकिन अभी जितना JCERT में आया है बस उसी को हम आपको दे रहे हैं, बाकी डिटेल्स और भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर होता है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर होता है, कौन होता है, ठीक है। ग्रामीण स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर, कौन होता है? द्वितीय स्तर, ठीक है। तो द्वितीय स्तर जो होता है वो प्रखंड स्तर होता है, कौन होता है? प्रखंड स्तर जो होता है वो द्वितीय स्तर होता है। पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर होता है, पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर होता है ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर, तो कौन होता है? जिला स्तर होता है। देखिए यहाँ पर जो 3 स्तर है, कितना स्तर है? 3 स्तर है। पहला जो हो गया ग्राम स्तर पर करवाए, दूसरा जो हो गया ग्राम पर नहीं होता, प्रखंड स्तर पर हो गया, और फिर प्रखंड के बाद सीधे जिला स्तर हो गया। ये 3 स्तर है, ठीक है। तो ये 3 स्तर आपको याद रखना है। त्रिस्तरीय होता है, क्या होता है? त्रिस्तरीय होता है। नगर निगम का गठन वैसे नगरों में होती है जहाँ की आबादी होती है, जो हमारे नगर निगम होते हैं वैसे नगरों का गठन कहाँ किया जाता है, उसकी आबादी कितनी होनी चाहिए? 1,40,000, 1,50,000, 1,60,000 या कोई नहीं, ठीक है। तो नगर निगम का गठन होने के लिए वहाँ की आबादी जो है 1.5 लाख यानी 1,50,000 होना चाहिए, ठीक है। 1,50,000 होना चाहिए। 101 बारी प्रश्न पूछा गया है और जेटेट में तो आपको पूछा ही गया है, यूपी टेट में भी आया है, MP टेट में भी आया है, CG टेट में भी आया है, तीनों में आया है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? जो नगर निगम होते हैं उसके प्रमुख पदाधिकारी कौन होते हैं? मेयर, उप मेयर, प्रशासकीय पदाधिकारी या सभी? तो ये नगर निगम के अंतर्गत ये मेयर भी आते हैं, उप मेयर भी आते हैं और प्रशासकीय पदाधिकारी, यानी ये सभी पदाधिकारी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। मेयर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा, शासकीय विधि के द्वारा या कोई नहीं, ठीक है। तो मेयर का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष मतदान विधि के द्वारा होता है। अगला है, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर, उप मेयर, वार्ड सदस्य या कोई नहीं, ठीक है। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर, उप मेयर, वार्ड सदस्य या कोई नहीं। तो देखिए, नगर निगम की जो अध्यक्षता करेगा वो आपका मेयर होगा, कौन होगा? मेयर, ठीक है। मेयर की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जब मेयर अनुपस्थित रहेंगे तब उसकी अनुपस्थिति में बैठक जो होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? मेयर करेगा, उप मेयर करेगा, DDC करेगा या वार्ड सदस्य करेगा, ठीक है। तो मेयर की अनुपस्थिति में जो बैठक की अध्यक्षता करेगा वो आपका उप मेयर करेगा, कौन करेगा? उप मेयर करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। झारखंड में कितने नगर निगम है? झारखंड में कितने नगर निगम है आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न जो है 11 बार अभी तक झारखंड में पूछा गया है, 1 है, 7 है, 8 है या 9 है, ठीक है। तो झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? 9 है। झारखंड में नगर निगम की संख्या कितनी है? 9 है। नगर परिषद का गठन प्राय वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ की आबादी होती है। नगर परिषद का गठन प्राय वैसे क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ की आबादी होती है। 12,000 से 40,000 के बीच, 40,000 से अधिक, 1,50,000 से कम, 30,000 से अधिक कोई नहीं, ठीक है। तो जो नगर परिषद होता है उसका गठन जो होता है वहाँ की जनसंख्या अगर 12,000 से 40,000 के बीच होगा तो वहाँ नगर परिषद का गठन करने का प्रावधान है, ठीक है।
या 40,000 से अधिक 1,50,000 से कम है तब वहाँ नगर परिषद का गठन करने का प्रावधान है, या 30,000 से अधिक है तब नगर परिषद गठन करें, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 40,000 से अधिक और 1,50,000 से कम है तो वहाँ पर नगर परिषद का गठन होगा। ठीक है, चलिए। नगर पंचायत की स्थापना वैसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ की आबादी होती है। जो नगर पंचायत होता है, पंचायत की स्थापना कैसे क्षेत्रों में की जाती है? जहाँ की आबादी कितनी होती है? 12,000 से 40,000, 40,000 से अधिक, 50,000 से अधिक। ठीक है, तो देखिए 40,000 से अधिक और 1.5 लाख से कम, इसके लिए तो नगर परिषद है। तो ग्राम पंचायत के लिए है 12,000 से 40,000 के बीच जनसंख्या होनी चाहिए तो ग्राम पंचायत बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित प्रमुख समिति है। पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित प्रमुख समिति कौन कौन है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपका यहाँ पर जो है यूपी में भी आया है, बिहार में भी आया है। ठीक है, और सीजी में आया है, 3 जगह आया है। अब हो सके आपके झारखंड में भी आ जाए, झारखंड टेट में भी, ये सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित प्रमुख समिति में कौन कौन है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के सुधार हेतु गठित प्रमुख समिति जो है वो ए और बी दोनों है, यानी बलवंत राय मेहता समिति भी है और अशोक मेहता समिति भी है। ठीक है, ये दोनों है। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है? नेतरहाट झारखंड के किस जिले में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो हमारा जो नेतरहाट है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? पलामू, गढ़वा, लातेहार या धनबाद? तो ये जो है आपका लातेहार जिला में स्थित है। झारखंड के एग्जाम में 11 बार पूछा गया है, 11 बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रख लीजिएगा आप सभी, आपके एग्जाम में भी छपने वाला है। ठीक है, नेतरहाट जो है लातेहार के किस प्रखंड में पड़ता है? लातेहार जो है नेतरहाट जो है लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है पूछ रहा है। नेतरहाट जो है लातेहार जिला के किस प्रखंड में पड़ता है? ठीक है, बालूमाथ, महुआदार, चंदवा या कोई नहीं? तो ये देखिए नेतरहाट जो है वो लातेहार का महुआदार एक प्रखंड है, तो उसी महुआदार प्रखंड में पड़ता है। और ये झारखंड के एग्जाम में 3 बार आया है अभी तक झारखंड के एग्जाम में 3 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए। छोटा नागपुर का कश्मीर कहा जाता है। छोटा नागपुर का कश्मीर किसको कहते हैं? नेतरहाट, बेतला, रांची या कोई नहीं? तो छोटा नागपुर का कश्मीर जो है वो आपको नेतरहाट को ही कहा जाता है। प्रश्न अभी तक के झारखंड के एग्जाम में 5 बार जेएसएससी में पूछा गया है। ठीक है, छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है नवोदय, लातेहार, नेतरहाट, बेतला या रांची, किसको कहा जाता है? ठीक है, ये छोटा नागपुर की रानी जो है वो भी आपको नेतरहाट को ही कहा जाता है। ये प्रश्न 5 बार अब तक एग्जाम में जेएसएससी में पूछा गया है। ठीक है, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना हुई। नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1953, 1951, 1952 या 1954? ठीक है, तो नेतरहाट विद्यालय की स्थापना जो की गई है 1954 ईस्वी में की गई है। यह प्रश्न एक बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसमें महानगर कौन है? महानगर कौन है आपको बताना है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या सभी? ठीक है, तो देखिए महानगरों को याद करने का एक ट्रिक है। क्या है? याद रखो, दीम चको। दीम चको कौन कौन है? दीम चको, ये याद रखिएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये चारों हैं। ठीक है, महानगर ये चारों है। तो दीम चको याद रखिएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, राइट आंसर सभी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर बनाया हुआ था इसी तरह से। तो देखिए इसी तरह से हम आपको यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी, सभी चीज़ को हम समाप्त कर रहे हैं, सभी चीज़ को जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो आपको यहाँ देखिए सिर्फ 500 रुपये में, अभी आपको सिर्फ 500 रुपये में, 500 रुपये में आपको क्या क्या दिया जा रहा है? नोट्स भी दिया जा रहा है पीडीएफ बना करके व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके आपको सारे और नए नए नोट्स जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा बन रहे हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तो आप सभी इसको देख करके जरूर जुड़ जाइएगा।